देखिए आज हम लोग इस वीडियो में साइंस में भौतिक विज्ञान का चौथा लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। इस लेसन में हम लोग हर टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और सारे टॉपिक पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम में ज़्यादातर हम लोग इसके जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ लें तो एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो हम लोग का इस लेसन का जो पहला टॉपिक है वो है हम लोग का बल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। तो बल की परिभाषा क्या होती है, बल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखिए बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और बल कितने प्रकार का होता है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बल की परिभाषा जानेंगे। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी वह वस्तु रुकी हुई है तो उसको गतिशील अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा, या कोई वस्तु गतिशील है तो उसको बल लगा के विरामावस्था में रोकने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। तो ये हम लोग की बल की परिभाषा है कि बल किसी वस्तु का वह बाह्य कारक है जो उस वस्तु को अगर विरामावस्था में है तो उसको गतिशील करने का प्रयत्न करेगी, यदि वो विरामावस्था में है यदि वो गतिशील अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में लाने का कोशिश करेगा, ठीक ना। यानी बल की परिभाषा ये है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब इसके आगे टॉपिक है, हम लोग अब बल के बारे में जान लेते हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। तो बल हम लोग को इस लेसन में 2 पढ़ना है, ठीक है। बल के तो कई प्रकार होते हैं लेकिन इस लेसन में हम लोग बल का सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ना है, 2 ही भाग पढ़ना है। पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। असंतुलित बल, ठीक है। यानी बल इस लेसन में बल का हम लोग दो भाग पढ़ेंगे, पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल, ठीक है। अब संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए संतुलित बल के लिए कोई एक वस्तु है, ठीक है। इन 2 बलों के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक बल होना आवश्यक है, ठीक है। तो कोई वस्तु है, इस पे कई बल लग रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ से। तो किसी वस्तु पर, इसकी परिभाषा सुनिए, किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक लगने वालों बलों का परिमाण समान हो, मतलब सारे बल इस वस्तु पे समान लग रहे हो, यानी इनका परिमाणी बलों का योग जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इधर से भी कितने न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, एक न्यूटन का फोर्स लगा, 1 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, ठीक है। इधर से भी 1 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, इधर से भी 1 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और इधर से भी 1 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। तो इस वस्तु पे इन जो बलों का परिमाण है समान है, ठीक है। तो ये जो 1 न्यूटन का बल रहा है, ये जो 1 न्यूटन का बल लग रहा है, इन चारों तरफ से इनका मान क्या है, समान है। तो इस दशा में जो इस वस्तु पे बल लग रहा होगा वो उसे किस प्रकार का बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। यानी इनका परिमाणी योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इन पे चारों तरफ से एक समान बल लगेगा तो ये वस्तु किधर भी नहीं, एक जगह क्या रहेगी, टिकी रहेगी, ठीक है। उसके बाद से दूसरा आता है हम लोग का असंतुलित बल। असंतुलित बल इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी इसमें जो किसी वस्तु पे जो बल लगेगा उसका परिमाण समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यही वस्तु है, ठीक है, यही वस्तु है, मैं इधर से लगा दे रहा हूँ 5 न्यूटन का बल, इधर से लगा दे रहा हूँ मैं 2 न्यूटन का बल। तब ये दोनों बल समान तो नहीं हैं, तो इसलिए अब ये वस्तु तो जरूर डिसबैलेंस होगी। इधर से ज़्यादा बल लगेगा तो इसका मोशन इधर की तरफ हो जाएगा ना। तो असंतुलित बल कैसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पे 2 या 2 से अधिक बल लगे और उनका परिमाणी बल, जो उनका बल हो, बलों का परिमाण हो वो समान न हो, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल, ठीक है। तो संतुलित बल, असंतुलित बल, इतना क्लियर हुआ। संतुलित बल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक लगे बलों या 2 या 2 से अधिक बल लगे
और उनका परिमाणी बल क्या हो, परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो उस वस्तु पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। इस दशा में जो वस्तु होती है वो अपनी जगह पे ही क्या होती है, स्थिर रहती है, क्योंकि उस पर दोनों तरफ यानी चारों तरफ से समान बल लगाया जा रहा है। तो समान बल लगाया जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो वो वस्तु एक जगह क्या रहेगी, टिकी रहेगी। दूसरा आता है असंतुलित बल, यानी उस वस्तु पे जो बल लगेगा दो या दो से अधिक, उनका परिमाण जो होगा बराबर नहीं होगा, यानी उनका जो परिमाणी बल होगा, परिणामी बल, वो क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो देखिए इस वस्तु पे हम इधर से 5 न्यूटन का बल लगा दे रहे हैं, इधर से 2 न्यूटन का बल, तो जिधर से बल ज़्यादा लगेगा उसकी दिशा में वस्तु क्या होने लगेगी, मोशन करने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। ओके, अब इसके आगे टॉपिक आता है। ठीक, अब इसके आगे टॉपिक हम लोग इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन का ही नाम क्या है, गति के नियम। तो अगला हम लोग का टॉपिक है गति के नियम ही। अब गति के नियम में कौन नियम दिए थे, तो हमारे साइंटिस्ट जो थे न्यूटन ने ही गति के 3 नियम दिए हैं, और इन्हीं 3 नियमों को हम इस लेसन में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए पढ़ते हैं उसको आगे। न्यूटन का गति विषयक नियम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक नियम। तो इन्होंने पहला नियम क्या दिया था, न्यूटन ने पहला नियम क्या दिया था, न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला इनका नियम पढ़ेंगे कि इन्होंने पहला नियम कैसा दिया था, किसके बारे में दिया था। तो इन्होंने पहला नियम दिया था जड़त्व के बारे में। ठीक ना, इनके पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो इनका पहला नियम था किसका, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो न्यूटन के पहले एक गैलीलियो नामक वैज्ञानिक थे जो इन्हीं के नियम को, मतलब इनसे पहले इस नियम को बारे में बताए थे, जड़त्व के नियम के बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें बताना भूल गए थे, जिनके कारण उनका नियम जो हो गया फॉल्स हो गया। ठीक ना, तो न्यूटन ने क्या कहा, उन्हीं गैलीलियो की बात बोले थे न्यूटन ने भी। गैलीलियो ने क्या कहा था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही अवस्था में रहेगी। उन्होंने ऐसा बोला था गैलीलियो ने, लेकिन न्यूटन ने उसमें बस थोड़ी सी बातें जोड़ दी। वो बातें क्या थी, तो न्यूटन ने ये बोल दिया जड़त्व के नियम में, यानी उनका पहला नियम था गति विषयक में, तो उन्होंने ये बोला कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, यदि वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उन्होंने ये बोल दिया कि जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम लोग गतिशील कर दिए हैं, मोशन कर रही है, तो जड़त्व के नियमानुसार ये क्या करती रहेगी, मोशन ही करती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई वस्तु मोशन में, जैसे कोई वस्तु है उसको हम लोग मोशन करा देते हैं, कहीं ऐसे लुढ़का देते हैं, तो वो लुढ़कती नहीं रह जाती है, वो जाके कुछ दूर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन इसके रुकने का भी कारण क्या है कि इस पर एक बल लगता है, बाह्य बल लगता है, इस कारण ये रुक जाती है। लेकिन गैलीलियो ने ये नहीं कहा था, उन्होंने बस कहा था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो जरूर रुक जाती है। अब रुकने का कारण बताए थे न्यूटन ने, क्यों बताए थे उन्होंने कि इस पर कोई बाह्य बल जब तक न लगाया जाए तब तक। लेकिन जब कोई वस्तु गतिशील रहती है तो उसमें घर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी इस पर कोई बाह्य बल कार्य करेगा तभी रुके। और जड़त्व का नियम यही था, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अब इस नियम में जड़त्व आ रहा है, तो आप लोग के मन में कन्फ्यूजन भी होता होगा कि जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है। तो आइए हम लोग इसी टॉपिक में जड़त्व के बारे में समझ लेते हैं कि जड़त्व किसे कहते हैं। ठीक है, जड़त्व के बारे में पढ़ लेते हैं कि जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व देखिए पढ़ लेते हैं जड़त्व के बारे में। ठीक है, इसी नियम में जड़त्व आता है, तो जड़त्व के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए जड़त्व की परिभाषा क्या होती है, तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वह वस्तु है अपने स्थिति में परिवर्तन जो होता है उसका विरोध करती है। ठीक ना, यदि वो गतिशील है
और उसको कोई विरामावस्था में लाना चाहेगी तो उसका विरोध करेगी, वो सोचेगी कि मैं गतिशील में ही रहूं। यदि वो विरामावस्था में है और उसे कोई गतिशील करे तो वो सोचेगी कि मैं विरामावस्था में रहूं। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अब देखिए आप लोग के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और जड़त्व के मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ और वो उदाहरण ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए दिया रहता है कि यदि कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या कोई भी गाड़ी है, जिसके अचानक चलने से उस पर जो बैठा यात्री होता है उसमें वो पीछे की तरफ क्या हो जाता है, इससे पीछे की तरफ क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है। तो किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण। जानते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, जैसे भी हो, ये मोटरसाइकिल है, इस पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक ना, ये चलाने वाला है। अब इस पे बैठा हुआ है तो ये क्या है, विरामावस्था में। अब ये क्या है, विरामावस्था में है। और जड़त्व का नियम हम लोग पढ़े हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इतना पढ़े हैं। तो देखिए अभी ये क्या है, विरामावस्था में है। इस पर जो व्यक्ति बैठा है वो भी विरामावस्था में है। अब जैसे ये गाड़ी स्टार्ट करता है, जैसे ये गाड़ी स्टार्ट करता है तो जो भाग, इसकी बॉडी का जो भाग इस गाड़ी के टच में है वो तो गति की अवस्था में हो जाता है इसके साथ, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन होता है वो अभी विरामावस्था में ही रहना चाहता है जड़त्व के नियमानुसार। ठीक है, क्योंकि ये विरामावस्था में है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसका नीचे वाला पोर्शन तो गाड़ी के साथ गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या रहता है, विरामावस्था में रहना चाहता है। इसलिए वो कुछ समय, इसलिए व्यक्ति जो इस पर बैठा रहता है वो क्या होता है, पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। ठीक, यही पोर्शन फिर आगे जाते जाते मान लो ब्रेक मारा जाता है गाड़ी का, तो फिर उस पर जो बैठा हुआ व्यक्ति वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। वो फिर क्या होता है, वही जड़त्व। अब ये गतिशील में है, पूरी बॉडी गतिशील में है। अब जैसे ही ब्रेक मारता है उसका नीचे वाला पोर्शन तो गाड़ी के संपर्क में है ना, तो गाड़ी रुकेगी तो ये तो विरामावस्था में हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है बॉडी का वो गतिशील ही रहता है अभी। और गतिशील जड़त्व के नियमानुसार अभी गतिशील में ही रहना चाहता है, इसलिए व्यक्ति जो होता है गाड़ी पे बैठा वो क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। यही होता है मोड़ों पे भी। मोड़ों पे भी जब बसें या गाड़ियाँ मोड़ा जाता है तो जिस डायरेक्शन में मोड़ा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, व्यक्ति ऐसे लुढ़क जाते हैं। ठीक, तो ये सब किसका उदाहरण है, जड़त्व का उदाहरण है। और जड़त्व का उदाहरण पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मान लो कोई डाली है, जैसे डाली हिलाकर आम तोड़ा जाता है ना, तो वो भी किसके नियम में आता है, जड़त्व के नियम में आता है। उसको समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए कोई फल है, इस डाल पे लटका हुआ है, आम है, ठीक है, डाल पे लटका हुआ है। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जड़त्व का इसमें नियम देखिए। जैसे ही डाली को हिलाते हैं हम लोग तोड़ने के लिए फल को, तो ये फल तो किस में है, विरामावस्था में है ना, ये फल किस में है, विरामावस्था में है। और जैसे हम लोग डाली को हिलाते हैं तो अब ये क्या हो जाता है, डाली को हिलाते हैं तो गति में आ जाता है, लेकिन जड़त्व के नियमानुसार ये आम क्या रहना चाहेगा, विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। और जो हम लोग डाली को इसको गति में ला रहे हैं तो, और ये गति में आना नहीं चाहेगा जड़त्व के नियम के अनुसार, इसलिए यहाँ से जो इसकी नोक होती है ये क्या हो जाती है, टूट जाती है और फल क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अगर देखे होंगे कोई आम जो होते हैं या कोई भी फल हो, हिलाते हैं तो वो जल्दी टूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो भी डाली के, अगर वो भी डाली के साथ मोशन में आ गया तो टूटेगा नहीं। ठीक है, वो टूटेगा नहीं। लेकिन जो मोशन में नहीं आना चाहिए, यानी जिसपे जड़त्व का नियम अगर ज़्यादा लागू है तो वहीं आम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, कभी कंबल झाड़े होंगे आप लोग, कंबल का झाड़ना भी किस में आता है, जड़त्व का ही उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कोई कंबल है, इसमें धूल के पार्टिकल क्या है, फंसे हुए हैं। तो जैसे हम लोग इस कंबल पे डंडा मारते हैं तो कंबल क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन उसमें जो धूल के पार्टिकल होते हैं वो विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। जैसे इस पर जैसे ही लाठी मारेंगे तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, और इसमें का जो इस तरह होगा कुछ ऐसे, और इसमें का जो धूल कण होंगे इसमें फंसे होंगे वो नीचे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये सब क्या है, हम लोग का जड़त्व में आता है। ठीक है, जड़त्व के सब उदाहरण है। जैसे गाड़ी के अचानक चलने से व्यक्ति जो उस पर बैठा वो पीछे की तरफ झुक जाना,
फिर अचानक गाड़ी को ब्रेक मारने पर व्यक्ति का आगे की तरफ झुक जाना, जैसे मोड़ है, मोड़ों पर मोड़ के विपरीत दिशा में झुकना, ठीक। आम डाली, जैसे आम का डाली को हिलाकर कोई फल तोड़ना या कंबल झाड़ना, ये सब किसके उदाहरण है? हम लोग के जड़त्व का, ठीक है। और इसी जड़त्व में जो पहला नियम था, इसी जड़त्व के बारे में बताया था किसने? न्यूटन ने। तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर से इस नियम को बता देते हैं कि जड़त्व के नियम में न्यूटन ने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इनका दूसरा नियम, द्वितीयक नियम, जिसको बोलते हैं बल का नियम, ठीक है। तो इसको अगर इतना नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका दूसरा जो नियम था वो बल का नियम था, यानी इनका दूसरा जो नियम था उस नियम को बोलते हैं बल का नियम। बल का नियम। इस नियम में क्या बताया था न्यूटन ने? दूसरे नियम में, बल के नियम में, कि किसी वस्तु पे लगाया गया कुल बल यानी फोर्स, किसी वस्तु पे लगाया गया कुल बल उस वस्तु के द्रव्यमान किसको दिखाते हैं? द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? उस वस्तु के द्रव्यमान और बल लगाने से उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। बल के नियम में न्यूटन ने यह बताया था कि किस वस्तु पे लगाया गया कुल बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे बल को हम लोग किससे दर्शाते हैं? F से, द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा नियम है कि न्यूटन का, किसी वस्तु पे लगाया गया कुल बल, नेट बल, उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये कौन सा नियम था हम लोग का? दूसरा नियम। वो क्या है? बल का नियम। और बल का नियम में इतना ही आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। फार्मूला ही पूछा जाता है, इसी को इधर उधर करके पूछा जाएगा, इसी में से ए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। यदि m लाना हो तो F/a हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। या ऐसे पूछ दिया जाएगा कि न्यूटन का दूसरा नियम है और कुछ फार्मूले दे दिए रहेंगे, तो दूसरा नियम आपको ये दिखे, इन तीनों में से कोई भी दिखे तो उस पर आप लोग ठीक मार दीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इनका तीसरा नियम। ये तीसरा नियम पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके मात्रक के बारे में, ठीक है। बल के मात्रक के बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से मात्रक निकालिए, इस फार्मूले से बल का मात्रक निकालते हैं। तो देखिए F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और ए क्या है? त्वरण है। और त्वरण को क्या होता है? पीछे आप लोग पढ़े होंगे त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को एक शब्द में हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको न्यूटन। क्या बोल देते हैं? इसको न्यूटन। और इस किस पद्धति में है? एसआई पद्धति में है। ये किस पद्धति में है? एसआई। एसआई मतलब MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में, सीजीएस मतलब ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा, ये सेंटीमीटर और ये सेकेंड ही रहेगा। यानी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा सीजीएस में। तो सीजीएस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीजीएस में इसको क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सीजीएस में हो जाएगा। आईसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। अब इसमें फर्क है, ये एमकेएस में है, ये सीजीएस में है। तो यहाँ पे किलोग्राम के जगह पे ग्राम है, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर है, और सेकंड तो सब में होता है, ठीक है।
तो ये होता है एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। ये भी पूछा जा जाता है आपका एग्जामों में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 10⁵ डाइन कैसे है ये भी समझना है, तो ये इसी फार्मूले से समझ लीजिए। इसको चेंज करते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति में, तो इसको चेंज करेंगे सीजीएस पद्धति में तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा 1000 ग्राम के। ठीक, अब ये मीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर। और सेकेंड तो दोनों में है तो इसको चेंज ही नहीं करना है, सेकेंड स्क्वायर ही रह जाएगा। अब इन देखिए ये 10⁵2 है, मतलब ये 10 के आगे 3 जीरो हैं, यहाँ पे 10⁵2 जीरो हैं। तो इसको कोटिमान पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जितने जीरो होते हैं पावर उतना लगता है। तो यहाँ पे 10⁵3 लगा और यहाँ पे 10⁵2 लगा। अब इसका आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये भी नियम पढ़े होंगे मैथ में। तो ये कितना हो जाएगा, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी तो 3 + 2 यानी 10⁵5। तो यही आता है हम लोग का, जो इसको चेंज करते हैं सीजीएस पद्धति में तो हम लोग को इतना आता है, इतना ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। यही हम लोग का क्या होता है, मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, किसका, बल का। और इतने को ही हम लोग डाइन बोलते हैं ना, इतने को ही, तो इसको लिख सकते हैं ना 10⁵5 डाइन। ठीक, तो यही जो होता है 1 न्यूटन जो बल होता है वो 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर नोट करना होगा तो फिर से आप वीडियो को पॉज करिए, इतना नोट। तो चलिए 2 नियम हो गए न्यूटन के गति विषयक नियम में 2 नियम हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है उनका, तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम को कौन सा नियम बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इनके तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इस नियम में इन्होंने क्या बोला था, न्यूटन ने इस नियम में क्या बोला था कि यदि किसी वस्तु पे हम लोग बल लगा रहे हैं, ठीक ना, यानी किसी वस्तु पे हम जितना बल लगाएंगे वो उतना ही बल हम लोग को क्या करेगी, विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक ना, न्यूटन ने तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में ये बताया था कि यदि हम लोग किसी वस्तु पे जितना बल लगाएंगे वो वस्तु ही विपरीत दिशा में उतना ही बल क्या करेगी, हम लोग को लगाएगी। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में समझाएं, एक अच्छा उदाहरण देके कि यदि आप किसी को गाली देते हैं तो भी क्या करेगा, आपको गाली देता है ना। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी जैसे ही आप क्रिया करेंगे तो वो वस्तु भी आपको जितने बल से करेंगे उतने ही बल से वो भी आपके क्या करेगी, प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम यही है कि यदि कोई वस्तु पे जितना हम लोग बल लगा रहे हैं, ये कोई वस्तु है, इस पे जितना बल लगाएंगे ये वस्तु ही उतने ही बल से क्या करेगी, हम लोग को विपरीत दिशा में बल लगाएगी। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरण भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे भी रिलेटेड। तो जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं ना, तो ये भी किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे ही हम लोग चलते हैं जमीन पे, ठीक है, कैसे ऐसा है, मान लीजिए जमीन पे चलते हैं हम लोग, कोई चल रहा है इस पे शूज पहन के, तो ये पीछे ऐसे फोर्स लगाता है जमीन पे। ठीक है, ये जमीन पे फोर्स लगाता है तो जमीन क्या करती है, ये जो धरती है ये व्यक्ति की तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इससे ये इधर जितने बल से पुश करेगा, जैसे हम लोग लॉन्ग जंप कूदे होंगे तो आप देखे होंगे कि ज़्यादा जोर से हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं, तो ज़मीन भी उतने ही फोर्स से क्या करेगी, हम लोग को आगे फेंकती है। ठीक है ना, तो वो किसके नियम में आता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में। जैसे वैसे भी कोई किसी व्यक्ति के नाव से कूदना, ठीक ना, कोई व्यक्ति है इस नाव से जैसे इस पे कूदेगा तो नाव का क्या होता है, पीछे की तरफ हट जाना है। किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे व्यक्ति यहाँ पे कूदेगा इस नाव से तो कुछ फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा कूदता है तो नाव क्या होती है, पीछे की तरफ हट जाती है। ओके, फिर और भी इसके नियम है। जैसे मान लीजिए
बंदूक है, बंदूक से गोली का चलना, जैसे बंदूक को पीछे की तरफ झटका देती है ना, पीछे की तरफ झटका देना, बंदूक का पीछे की तरफ क्या करना, झटका देना। जैसे मान लीजिए जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो फोर्स, जितने फोर्स से निकलेगी उतना ही फोर्स से वो क्या करती है, पीछे की तरफ धक्का देती है, ठीक ना। जितना पीछे की तरफ धक्का देगी उतनी ही फोर्स से वो क्या करेगी, आगे तरफ निकलेगी। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी किसी वस्तु पे जितना बल लगाएंगे वो वस्तु विपरीत दिशा में ही उतना बल लगाएगी। यही हम लोग का क्या है, गति विषयक नियम, जो न्यूटन का तीसरा नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम में यही बताया गया है कि किसी वस्तु पे लगाते हैं बल, तो वस्तु ही उतनी ही बल से विपरीत दिशा में क्या करती है, बल लगाती है, ठीक है। इसमें आगे टॉपिक आता है संवेग, ठीक है। इसमें आगे टॉपिक क्या आता है, संवेग। संवेग, संवेग किसे कहते हैं, ठीक ना। इसमें बस परिभाषा जान लीजिए और इसके मात्रा के बारे में जान लीजिए। यही एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे ज़्यादातर मात्रक पूछे जाते हैं और इसके फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो संवेग, संवेग किसे कहते हैं, तो जो संवेग होता है, समय को किसे दिखाते हैं, पी से, ठीक ना। समय को किसे दिखाते हैं, पी से। तो जो संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं। तो संवेग क्या होता है, तो संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इतना ये फार्मूला नोट कर लीजिए और इसके मात्रा के बारे में समझ लीजिए। मात्रा क्या होता है, तो संवेग का मात्रा क्या होगा, तो मात्रा सिंपल है निकालना। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, और वेग, वेग का मात्रक आप लोग पीछे वीडियो में पढ़े होंगे, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इतना क्लियर है। अब संवेग और बल, संवेग और संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध, अगला टॉपिक है, सॉरी इतना है, ठीक है। अब इसके आगे टॉपिक है संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध, इसी में बता दे रहे हैं। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पढ़ने से पहले आप लोग न्यूटन का जो दूसरा नियम था, जो न्यूटन का दूसरा नियम था, इसमें पढ़े थे हम लोग क्या, बल के बारे में, कि जो बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए पीछे वीडियो में आप लोग पढ़ा होगा त्वरण के बारे में, कि त्वरण जो होता है क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ए का मान इसमें रखिए, इस वाले फार्मूले में ए का मान रखेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम, ए का मान क्या है, v माइनस यू अपन टी, ठीक। अब m से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपन टी। तो देखिए यहाँ पे वेग था तो वेग परिवर्तन बोल रहे थे, ठीक ना। अब यहाँ पे आ गया है क्या, संवेग, m इंटू वी को क्या बोलते हैं, संवेग। तो संवेग परिवर्तन की समय दर, ठीक ना। संवेग परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है ना, संवेग परिवर्तन और तथा बल में ही संबंध पढ़ना था। तो यहाँ पे हम लोग का F क्या हो गया, बल हो गया, और यहाँ पे एम वी एम यू यही क्या हम लोग का संवेग है। और संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कुछ समय संवेग ये था और ये, यानी इसका जो अंतिम वेग था और प्रारंभिक वेग घटाते हैं वही ना वेग परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे संवेग है और ये भी संवेग है, तो इसमें अंतर है, मतलब घटाव है, यानी परिवर्तन है। तो ये हम लोग का जो संवेग परिवर्तन का, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध है, यही फार्मूला हम लोग को क्या बताता है, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध को क्या बताता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो बल है वो संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर है, ठीक ना।
यहाँ पे जो बल है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी इस फार्मूला से ही निष्कर्ष निकल के आता है कि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है। बल्कि एक और भी परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। कब? संवेग से रिलेटेड लेकर बना सकते हैं इसका परिभाषा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद किए रहिएगा, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले यानी जितने इस वीडियो में फार्मूले बताए जा रहे हैं, जो उदाहरण बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वही जो होते हैं आगे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और जब क्वेश्चन शुरू करेंगे वीडियो मतलब ये पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद इस वीडियो में, तो देखिएगा उस क्वेश्चन में वो उदाहरण कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं बल का आवेग। अगला टॉपिक है हम लोग का कौन सा? बल का आवेग। ये इरेज कर देना। ठीक है, तो आगे टॉपिक है हम लोग का बल का आवेग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल का आवेग। ठीक है, बल का आवेग ये जो टॉपिक है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद से जो बाकी इसके टॉपिक्स हैं वो कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ने के बाद यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद से जो इसके आगे वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक ना, तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बल का आवेग। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में बल का आवेग क्या होता है। ठीक, तो देखिए बल का आवेग की परिभाषा क्या होती है। देखिए अब बल के आवेग के बारे में समझते हैं कि बल का आवेग क्या होता है। देखिए यदि कोई वस्तु पे, बल का आवेग की परिभाषा समझिए, यदि कोई वस्तु है इस पे कोई बल अल्प समय यानी डेल्टा टी यानी थोड़े समय के लिए लगाया जाए, तो उस बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? आवेग बोलते हैं। आवेग को आई से दर्शाते हैं, बल का आवेग को आई से दर्शाते हैं, इसको सिंपल भाषा में आवेग बोलते हैं। ठीक ना, आवेग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पे यदि कोई बल अल्प समय के लिए लगाया जाए यानी कुछ समय के लिए लगाया जाए, तो उस बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? आवेग बोलते हैं। इसके भी कई उदाहरण, जैसे क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों को देखे होंगे, कैच करते समय कैच करता है तो वो हाथ को ऐसे खींचता है। वो किस लिए खींचता है? वो बल के आवेग में ही आता है। ठीक ना, जैसे ही समय अंतराल बढ़ेगा तो बल का मान कम हो जाता है। ठीक ना, जैसे हाथ कैच लेते हैं तो ऐसे खींचते हैं, इसमें समय बढ़ाया जाता है जिससे हाथ में बहुत कम चोट लगती है। ठीक ना, वैसे ही गाड़ियों में साकर लगाए जाते हैं, किस लिए? बल को ही कम करने के लिए। तो आवेग, बल का आवेग में क्या हो गया, यदि किसी वस्तु पे कोई बल कम समय के लिए यानी अल्प समय के लिए लगाया जाए, तो बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। अब इसके और फार्मूले को कुछ बढ़ाया जाए तो आई बराबर, देखिए क्या होता है, जैसे F बराबर यहाँ पड़े है ना, F बराबर यहाँ पे एम वी माइनस एम यू अपान टी, और यहाँ पे क्या है? टी है। ठीक, तो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो आई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू, या इसको निकाल दे तो क्या हो जाएगा? एम वी माइनस यू। यानी ये आ रहा है कहाँ पे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग परिवर्तन ही बोलते हैं ना। तो जो बल का आवेग होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर ही होता है। और इसका मात्रक भी सेम संवेग के जैसा ही होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन सेकेंड। ठीक, तो आवेग का भी मात्रक क्या होता है? संवेग के मात्रक के ही समान होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और संवेग का भी मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या उसको बोलते हैं क्या? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।